के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जो हवा के हर झोंके के साथ कांप उठती थी। यह घर था माधव का। वह बस अपनी हथेलियों को रगड़कर थोड़ी गर्मी पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है? क्या गरीब के नसीब में सिर्फ ठिठुर कर मरना ही लिखा है? लोग कहते हैं कि तू सबकी सुनता है, लेकिन मेरी पुकार तुझ तक क्यों नहीं पहुंचती? ये रात, ये काली डरावनी रात खत्म क्यों नहीं होती? रात तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन सुबह अपने साथ कोई नई उम्मीद लेकर नहीं आई। माधव अपनी किस्मत को कोसते हुए दरवाजे पर बैठा था। तभी धुंध के बीच से एक बुजुर्ग आकृति आती दिखाई दी। काका, जिसके पास न काम हो न दाम हो, उसके शरीर में गर्मी कहाँ से आएगी? ये ठंड मेरी जान लेकर ही मानेगी। मेरे पास तो अब जीने की कोई वजह भी नहीं बची। सोचता हूँ सब किस्मत का खेल है। जो तकदीर में लिखा है वही भोग रहा हूँ। किस्मत? बेटा, कायर लोग अपनी नाकामी को किस्मत का नाम देते हैं। तुम ठीक अपने पिता पर गए हो। जानते हो तुम्हारे पिता की गलती क्या थी? मेरे पिता? वो तो एक सीधे साधे इंसान थे काका। सीधे थे और आलसी भी थे। उन्होंने भी पूरी जिंदगी यही सोचा कि ईश्वर देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। बेटा, ईश्वर सिर्फ उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। क्या करूं काका? इस मौसम में मुझे काम कौन देगा? गांव में तो सब काम बंद है। गांव में काम बंद है, दुनिया में नहीं। बगल के कस्बे में, शहर में काम की कोई कमी नहीं है। बस नीयत होनी चाहिए। सुनो माधव, मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अगर तुम आज से ही मेहनत करने की कसम खा लो, अगर तुम इस टूटे हुए घर को फिर से महल जैसा बना लो, तो मैं तुम्हारा विवाह करवा सकता हूँ। विवाह? मुझसे? इस गरीब से कौन अपनी बेटी ब्याहेगा काका? वही तो कह रहा हूँ। अभी तुम गरीब हो, लेकिन अगर तुम कमाओगे, घर की मरम्मत करवा लोगे, तो मैं अपनी जुबान देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक सुशील लड़की ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन शर्त यही है, तुम्हें ठंड, भूख और नींद को भूलकर काम करना होगा। बहुत हो गया रोना धोना। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज ही, अभी इसी वक्त काम की तलाश में निकलूंगा। उस दिन के बाद गांव वालों ने माधव का एक अलग ही रूप देखा। वो माधव जो कल तक ठंड से बचने के लिए कोनों में दुबका रहता था, अब सबसे पहले उठकर काम की तलाश में निकल पड़ता। वह पैदल दूसरे कस्बों तक गया। कभी भारी बोरे उठाए तो कभी ईंट भट्ठों पर अपनी उंगलियां घिसाई। हाथों में छाले पड़ गए, चमड़ी फट गई, लेकिन उसने उफ तक नहीं। माधव ने पाई पाई जोड़कर जो धन इकट्ठा किया था, अब उसे लगाने का वक्त आ गया था। और सबसे बड़ी बात, उसने घर में इतना अनाज और ईंधन जमा कर लिया कि अब उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। जब घर बनकर तैयार हुआ, तो वह किसी महल से कम नहीं लग रहा था। काका, ओ काका, बाहर आइए। देखिए, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैंने ठंड को हरा दिया काका। मेरा घर अब पक्का है और जेब में मेहनत की कमाई भी है। अब बताइए, क्या आप अपना वादा निभाएंगे? क्या मेरा विवाह होगा? अरे वाह माधव, तूने तो कमाल कर दिया। मुझे लगा था तू 2-4 दिन में हार मान जाएगा, लेकिन तू तो पक्का खिलाड़ी निकला। सच काका, आप मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक नहीं बेटा, मैंने लालपुर के ठाकुर भानु प्रताप की बेटी के बारे में सोचा है। बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की है। ठाकुर साहब थोड़े ऊंचे ख्यालात के हैं, पर मैं बात संभाल लूंगा। अगर मैंने ठाकुर से कहा कि तू कल तक मजदूरी करता था, तो वो तुझे अपने घर के अंदर भी घुसने नहीं देंगे। इसलिए हमें थोड़ी सियासत खेलनी होगी। मुझे कुछ नहीं करना है, बस चुप रहना है। वहां मैं जो भी बोलूं, तू बस हाँ में सिर हिलाना। अगर मैंने कहा कि तू अमीर है, तो मान लेना तू अमीर है। अगर मैंने कहा तेरे पास जमीन है, तो मान लेना जमीन है। याद रखना, कभी कभी बड़ी खुशी पाने के लिए छोटा झूठ बोलना पाप नहीं होता। माधव का मन नहीं मान रहा था। वह एक सीधा साधा इंसान था। झूठ और फरेब उसकी फितरत में नहीं था। लेकिन विवाह की चाहत और काका पर भरोसे ने उसे मजबूर कर दिया। ठाकुर भानु प्रताप अपनी बैठक में बैठे थे। वे दिखने में रईस थे, लेकिन अक्ल के थोड़े कच्चे थे।
अरे आइए सोमदत्त जी। अच्छा, तो ये है वो लड़का। देखने में तो भला मानुष लगता है। पर सोमदत्त जी, आप जानते हैं ना, मेरी बेटी रानी की तरह पली है। क्या यह उसे खुश रख पाएगा? क्या है इसके पास? क्या है इसके पास? ठाकुर साहब, पूछिए कि क्या नहीं है। इसके पास गांव में सबसे पक्का मकान है। और रही बात खेती की, तो इसके पास 100 बीघा बटाईदारी की जमीन है। 100 बीघा। पूरे इलाके में इतना अनाज किसी के घर नहीं उपजता जितना माधव के कोठार में भरा रहता है। 100 बीघा? अरे वाह, तब तो ये लड़का कुबेर है। सोमदत्त जी, आपने तो मेरी चिंता ही मिटा दी। इतना रईस और मेहनती दामाद तो किस्मत वालों को मिलता है। ठाकुर भानु प्रताप खुशी से झूमते हुए घर के अंदर गए। वहां उनकी पत्नी रेवती रसोई में काम कर रही थी। रेवती एक किसान की बेटी थी और दुनियादारी की समझ रखती थी। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, सुनती हो? मैंने अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया है। लड़का लाखों में एक है। 100 बीघा जमीन है उसके पास। 100 बीघा। 100 बीघा? हमारे इलाके में तो किसी के पास इतनी जमीन नहीं है। कौन है वो? अरे वो पास के गांव का माधव है। सोमदत्त जी बता रहे थे कि उसके पास 100 बीघा बटाईदारी की जमीन है। अब तो हमारी बेटी राज करेगी राज। जैसे ही रेवती ने बटाईदारी शब्द सुना, उसके हाथ से बर्तन गिरते गिरते बचा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह गुस्से से अपने पति की ओर मुड़ी। क्या कहा तुमने? बटाईदारी? तुम्हें क्या लगता है ये कोई राजा महाराजाओं वाली पदवी है? अरे मूर्ख आदमी, तुम्हें इतना बड़ा जमींदार होने के बाद भी ये नहीं पता कि बटाईदारी क्या होती है? ठाकुर भानु प्रताप के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी खुशी पल भर में गुस्से और शर्मिंदगी में बदल गई। क्या? मजदूर? सोमदत्त की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे झूठ बोले, मुझे, इलाके के ठाकुर को बेवकूफ बनाए। सिर्फ गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा। अभी बाहर जाओ और उस सोमदत्त और उसके लड़के की पोल खोलो। उनसे कहो कि अगर इतनी ही जमीन है तो उसके कागज दिखाएं। देखना कैसे दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। मुहूर्त की बात तो बाद में होगी सोमदत्त जी। पहले जरा उस रईसी का हिसाब हो जाए जिसका गुणगान आप अभी कर रहे थे। आपने कहा था माधव के पास 100 बीघा जमीन है। जी जी। माधव से कहिए कि वो मुझे उन जमीनों के कागज दिखा दे। आखिर दामाद की जायदाद के कागज देखने का हक तो ससुर को होता ही है। कागज? अरे ठाकुर साहब, कागज का आप क्या करेंगे? खेत तो खेत होते हैं। वो, दरअसल बात ये है कि... बात क्या है सोमदत्त? जलेबी की तरह बात को घुमाना बंद करो। साफ साफ बताओ, जमीन के कागज हैं या नहीं? देखिए ठाकुर साहब, आप तो जानते ही हैं, बटाईदारी का मतलब होता है मिल बांट कर खेती करना। जमीन अभी माधव के नाम नहीं है, वो तो बड़े जमींदार की है। माधव तो बस उस पर खेती करता है। लेकिन लड़का मेहनती है, 2-4 साल में अपनी जमीन खरीद लेगा। ये सुनते ही ठाकुर भानु प्रताप का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने हिकारत भरी नजरों से माधव को देखा, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई अपराधी हो। तो मेरी पत्नी सही कह रही थी। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा है। कल बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 100 बीघा जमीन है, लड़का कुबेर है, और आज पता चला कि यह 2 कौड़ी का मजदूर है, जिसके पास खुद की 1 इंच जमीन नहीं। वो मेरी बेटी को रानी बनाकर रखेगा। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? झूठ बोलकर एक पिता को ठगने चले थे। अगर समय रहते मुझे सच पता न चलता, तो मैं तो अपनी फूल सी बेटी को नर्क में धकेल देता। ठाकुर ने दरवाजे की तरफ उंगली दिखाई। उनकी आवाज में नफरत थी। निकल जाओ मेरे घर से। और सुन लो माधव, अपनी औकात में रहना सीखो। गधे को घोड़ा बताने से वो दौड़ने नहीं लगता। आज के बाद अगर इस गांव की तरफ नजर भी उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माधव और सोमदत्त को वहां से अपमानित होकर निकलना पड़ा। गांव पहुंचते पहुंचते यह खबर आग की तरह फैल गई। माधव ने खुद को जमींदार बताकर ठाकुर को ठगने की कोशिश की। जो गांव वाले कल तक माधव के पक्के घर की तारीफ कर रहे थे, अब वही लोग उसे देखकर हंसने लगे। माधव का जीना हराम हो गया। वो घर से निकलता तो ताने सुनने को मिलते, घर में रहता तो वो दीवारें उसे खाने को दौड़ती, जिन्हें उसने इतने प्यार से बनाया था। उसका काम में मन लगना बंद हो गया। धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। वही ठंड जिसे उसने अपनी मेहनत से दूर भगाया था, अब फिर से उसे डराने लगी।
घर पक्का था, लेकिन उसके अंदर रहने वाला इंसान अंदर से टूट चुका था। एक रात जब अपमान और भूख का घूंट उससे निगला नहीं गया, तो माधव ने एक फैसला किया। ये गांव अब मेरे लिए नहीं रहा। यहाँ हर शख्स की आंखों में मेरे लिए नफरत है या मजाक। मैंने मेहनत की, घर बनाया, लेकिन एक झूठ ने सब मिट्टी कर दिया। मैं यहाँ घुट घुट कर नहीं जी सकता। मैं शहर जाऊंगा, वहां कोई मुझे नहीं जानता। नई शुरुआत करूंगा, चाहे मर जाऊं, पर अब इस गांव में वापस नहीं आऊंगा। अगली सुबह जब पूरा गांव गहरी नींद में था, माधव ने अपनी छोटी सी पोटली उठाई। शहर जाने का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। रात घिर आई थी, और वो कोई आम रात नहीं थी। वो साल की सबसे ठंडी रात थी। जंगल इतना घना था कि ऊपर देखने पर आसमान भी नहीं दिखता था। बर्फीली हवाएं पेड़ों से टकराकर डरावनी आवाजें निकाल रही थीं, जैसे जंगल रो रहा हो। माधव के पैर अब जवाब दे चुके थे। ठंड उसके कपड़ों को भेद कर हड्डियों तक पहुंच रही थी। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया। शहर का तो कोई नामो निशान नहीं है, और ये जंगल, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर मैं आज रात यहाँ खुले में रहा, तो सुबह तक बर्फ की तरह जम जाऊंगा। माँ जी, डरिए मत। मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ। मेरा नाम माधव है। मैं रास्ता भटक गया हूँ। शहर जा रहा था, लेकिन अब अंधेरे में कुछ नहीं सूझ रहा। ठंड से मेरे प्राण निकल रहे हैं। अगर आप मुझे अपने घर में रात भर के लिए थोड़ी सी जगह दे दें, तो आपका बड़ा उपकार होगा। जगह? मेरे घर में? जा अपना रास्ता नाप। मैं किसी परदेसी को अपने घर में नहीं घुसने देती। जमाना बहुत खराब है। कल को तू मेरी गाय चुरा ले गया या हमें ही लूट लिया तो? जंगल में अपनी जगह खुद ढूंढ। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। मैंने अपनों से धोखा खाया है। मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। अगर घर में जगह नहीं है, तो अपनी गाय की सार गौशाला में ही थोड़ी जगह दे दीजिए। मैं वहीं कोने में पड़ा रहूंगा, बस आज की रात कट जाए। बड़ी माँ ने माधव को ऊपर से नीचे तक देखा। लड़का परेशान लग रहा था, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने दुनिया के इतने रंग देखे थे कि उसका दिल पत्थर हो चुका था। अरे देवकी, ओ देवकी, जरा दरवाजा तो खोल। देख तो बाहर कौन मुसीबत खड़ी है। दरवाजा खुला और एक युवती बाहर आई। उसका नाम देवकी था। सादगी थी उसके चेहरे पर, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने अंधेरे में खड़े माधव को देखा, जो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। माँ, ये कौन है? पता नहीं कौन है, मुसाफिर बताता है खुद को। रात रुकने की भीख मांग रहा है। मैंने तो मना कर दिया। देवकी ने एक पल के लिए अपनी मां को देखा, और फिर माधव को। उसे माधव की आंखों में कोई छल कपट नहीं, बल्कि सिर्फ बेबसी दिखी। शायद उसे माधव के माथे पर लिखी ईमानदारी दिख गई थी। माँ, बाहर इतनी बर्फ गिर रही है। अगर हमने इसे लौटा दिया, तो ये सुबह तक नहीं बचेगा। इसे अंदर बुला लो। बस आज रात की ही तो बात है। अपनी बेटी की बात सुनकर बड़ी मां का कठोर चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। ठीक है, तू कहती है तो बुला लेती हूँ। ए लड़के, सुन, मेरी बेटी का दिल बहुत नरम है, इसलिए तरस खा रही हूँ। चुपचाप अंदर आ जा और कोने में पड़ा रहना। अगर कोई होशियारी दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंदर आग जल रही थी। उस आग की गर्मी ने माधव के शरीर को तो राहत दी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस घर के अंदर एक ऐसा राज छिपा है, जो उसकी और इस दुनिया की तस्वीर बदलने वाला है। थकान इतनी ज्यादा थी कि बिस्तर पर पड़ते ही उसे गहरी नींद आ गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब रात गुजरी और कब सुबह हुई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, तो धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। माधव हड़बड़ाकर उठा। हे भगवान, इतनी देर हो गई। मुझे तो सुबह जल्दी निकलना था। शहर पहुंचने में देर हो जाएगी। माधव ने अपनी पोटली उठाई और जल्दी से दरवाजे की तरफ भागा। रुक जाओ माधव। माधव सहम गया। बड़ी माँ अपनी गाय का दूध दुहकर वापस लौटी थी। उन्होंने देवकी और माधव को दरवाजे पर खड़े देखा। अगर उसने तुम्हें अपना पति मान लिया है, तो अब तुम इस घर से नहीं जा सकते। माँ जी, आप भी, ये कैसी जिद है। मैं आप लोगों को जानता तक नहीं, और आप अपनी बेटी का हाथ एक ऐसे आदमी को दे रही हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। मैं तो शहर मजदूरी करने जा रहा हूँ। बेटा, तुम शहर नहीं जाओगे और न ही मजदूरी करोगे।
तुम अब हमारे साथ रहोगे। और रही बात जानने पहचानने की, तो अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी असलियत बता दूं। मैं कोई मामूली ग्वालिन नहीं हूं माधव, मेरा नाम सरस्वती देवी है। मैं पास के ही वीरपुर रियासत के बड़े जमींदार की पहली पत्नी हूँ। ये देवकी उन्हीं जमींदार की बेटी है। जमींदार की पत्नी? तो तो आप यहाँ इस जंगल में इस हाल में क्यों हैं? क्योंकि इंसान की नियति उसके अपनों के हाथ में होती है। मेरे पति बहुत भोले थे। उन्होंने एक नीच औरत के बहकावे में आकर दूसरी शादी कर ली। उस औरत की नजर सिर्फ जायदाद पर थी। उसने मेरे पति के कान भरे और हमें घर से निकलवा दिया। इतना ही नहीं, उसने हमें जिंदा जलाने की साजिश भी रची थी। मैं अपनी नन्ही बेटी देवकी को गोद में लेकर रातों रात वहां से भागी और इस जंगल में छिप गई। ठंड, बारिश, गर्मी सब सहा, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन पाप का घड़ा भरेगा। और आज आज सुबह ही मेरे पुराने वफादार नौकर ने जंगल में आकर खबर दी है कि न्याय हो गया है। कैसा न्याय माँ जी? उस दूसरी औरत ने लालच में आकर मेरे पति यानी जमींदार साहब की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गई। उसने सोचा था कि वो राज करेगी, लेकिन राजा के गुप्तचरों को शक हो गया। उन्होंने जांच की और पता चला कि असली कातिल वही है। राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया है और उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। और जानते हो, मरने से पहले जमींदार साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने वसीयत में लिखा था कि अगर उनकी पहली पत्नी और बेटी जिंदा मिली तो सारी जायदाद उन्हें दे दी जाए। माधव सुन होकर सब सुन रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बुढ़िया को वो बेसहारा समझ रहा था, वो दरअसल इस इलाके की सबसे बड़ी मालकिन है। कल हमारा नौकर पालकी लेकर आएगा। हम वापस अपनी हवेली जा रहे हैं। देवकी अब उस रियासत की जमींदारनी है, और चूंकि उसने तुम्हें अपना पति चुना है, तो तुम उस रियासत के मालिक हो। लेकिन माँ जी, मैं इसके लायक कैसे हो सकता हूँ? कल तक लोग मुझे चोर और धोखेबाज कह रहे थे। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तुमने बहुत कुछ किया माधव। तुम चाहते तो कल रात हमारे सो जाने के बाद घर का सामान चुरा कर भाग सकते थे। तुम चाहते तो देवकी के अकेलेपन का फायदा उठा सकते थे, लेकिन तुमने अपनी मर्यादा रखी। तुमने अपनी गरीबी में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी। और जो इंसान ठंड में ठिठुरते हुए भी बेईमानी नहीं करता, वही असली अमीर होता है। मेरी बेटी ने तुम्हें पैसों के लिए नहीं, तुम्हारे चरित्र के लिए चुना है। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू अपमान के नहीं, खुशी और आभार के थे। जिस झूठे जमींदार के दाग ने उसे गांव छोड़ने पर मजबूर किया था, आज उसी ईमानदारी ने उसे सचमुच का जमींदार बना दिया था। माधव, देवकी और बड़ी माँ वीरपुर की हवेली पहुंचे। माधव ने वहां जाकर गरीबों और मजदूरों के लिए बहुत काम किया, क्योंकि वो जानता था कि ठंड और भूख का दर्द क्या होता है। और वो गांव जहां से माधव को निकाला गया था, जब वहां खबर पहुंची कि माधव अब वीरपुर का बड़ा जमींदार बन गया है, तो ठाकुर भानु प्रताप और काका सोमदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। ठाकुर को अपनी गलती पर पछतावा हुआ।